हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सना कमर इंग्लिश क्लासेस। मैं हूं अरशद सर और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल सना कमर इंग्लिश क्लासेस पूर्णिया। और आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के 12th की किताब रेनबो पार्ट 2 के पोएट्री सेक्शन के चैप्टर 6 द सोल्जर, जो कि रूपर्ट ब्रूक के द्वारा लिखी गई है। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि आपके टेक्स्ट बुक का हर चैप्टर उसके ऑथर के इंट्रोडक्शन के साथ शुरू होता है, इसलिए हम लोग सबसे पहले इस चैप्टर के ऑथर के बारे में जान लेते हैं। आइए हम लोग शुरू करते हैं। द सोल्जर के जो पोएट हैं, है ना, इनके बारे में हम लोग जान लेते हैं, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में बायोग्राफी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए आपको स्टेप बाय स्टेप जानना पड़ेगा, वर्ड बाय वर्ड समझना पड़ेगा। चलिए आइए शुरू करते हैं। पहला लाइन को आप देखिए, कहता है कि रूपर्ट ब्रूक 1887 1915। पहले मैं इन्हीं को समझा देता हूं कि ये जो 1887 फिर हाइफन दे के 1915 लिखा हुआ है, पहले इनको समझ लीजिए आप। कहता है क्या कि रूपर्ट ब्रूक का जन्म 1887 ईस्वी में इंग्लैंड में हुआ था और इनका मृत्यु 1915 ईस्वी में हुआ। ये हुआ इसका मतलब, है ना। फिर एक बार ध्यान दें कि 1887 ईस्वी में इंग्लैंड में हुआ था रूपर्ट ब्रूक का जन्म और इनका मृत्यु 1915 ईस्वी में हुआ। जन्म और मृत्यु हर हालत में आप याद रखें, क्योंकि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, है ना। बोर्न और डाइड, ये दो चीज़ को आप याद रखें। फिर चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि वॉज बोर्न इन अ वेल टू डू एकेडमिक फैमिली। इन लाइन में जो टफ वर्ड है पहले इन्हीं को हम लोग समझ लेते हैं। देखिए, वेल टू डू और एकेडमिक। वेल टू डू का मतलब होता है समृद्ध, धनी मनी, धनी कह सकते हैं उनको, अमीर कह सकते हैं, वेल टू डू। एकेडमिक का मतलब होता है शैक्षिक। अब फैमिली तो पता ही है, परिवार होता है। अब देखिए, कहता है कि रूपर्ट ब्रूक वॉज बोर्न, रूपर्ट ब्रूक का जन्म हुआ था इन अ वेल टू डू एकेडमिक फैमिली, एक धनी शैक्षिक परिवार में। एक धनी शैक्षिक परिवार में, यानी शैक्षिक मतलब होता है पढ़े लिखे एक अमीर घराने में इनके जन्म हुआ था। इनका रूपर्ट ब्रूक का जन्म हुआ था, है ना। कहता है कि हिज फादर वॉज अ हाउस मास्टर एट रग्बी स्कूल, है ना। क्या कर रहा है कि हिज फादर वॉज अ हाउस मास्टर, उनके पिता हाउस मास्टर थे एट रग्बी स्कूल, रग्बी स्कूल में। आप याद रखेंगे इन चीज़ों को। आपसे पूछा जाएगा कि रूपर्ट ब्रूक के जो पिता थे वह रग्बी स्कूल में क्या थे, तो बोलेंगे हाउस मास्टर। और ये पूछा जा सकता है आपका कि रूपर्ट ब्रूक के जो पिता थे वह किस स्कूल में हाउस मास्टर थे, तो बोलेंगे रग्बी स्कूल। क्या याद रखेंगे इन चीज़ों को, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जा सकता है आपका। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आप कह रहा है क्या कि वेयर रूपर्ट वॉज एजुकेटेड, जहाँ रूपर्ट को शिक्षित किया गया था। कहता है कि बिफोर गोइंग टू किंग्स कॉलेज कैम्ब्रिज। कहता है क्या कि किंग्स कॉलेज कैम्ब्रिज जाने से पहले, किंग्स कॉलेज कैम्ब्रिज जाने से पहले जहाँ रूपर्ट ब्रूक को शिक्षित किया गया था, वही कौन सा स्कूल है, यही है रग्बी स्कूल। यानी कि किंग्स कॉलेज कैम्ब्रिज जाने से पहले रूपर्ट ब्रूक जो शिक्षा दीक्षा ग्रहण की थी वह कहाँ किए थे, वह रग्बी स्कूल में। और यही स्कूल में, रग्बी स्कूल में ही उनके पिता क्या थे, हाउस मास्टर थे। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे यहाँ तक। आप देखिए फिर आगे कह रहा है क्या कि W.B. Yeats द फेमस पोएट डिस्क्राइब्ड हिम एज द हैंडसमेस्ट यंग मैन इन इंग्लैंड। अब ये जो हम अंडरलाइन कर रहे हैं इन चीज़ों को आप याद रखेंगे, है ना। द हैंडसमेस्ट यंग मैन इन इंग्लैंड। कहता है कि W.B. Yeats ये पोएट है, कहता द फेमस पोएट, एक प्रसिद्ध कवि। W.B. Yeats प्रसिद्ध कवि W.B. Yeats जो है, कहता डिस्क्राइब्ड हिम, उन्हें किसे, ये आप किसके बारे में कह रहे हैं, ये जो देख रहे हैं आप, ये रूपर्ट ब्रूक के बारे में कह रहे हैं। क्या कि डिस्क्राइब्ड हिम, उन्हें बताए थे, क्या बताए थे, एज द हैंडसमेस्ट यंग मैन। यंग मैन का मतलब होता है युवक। कहता इन इंग्लैंड, कहता है इंग्लैंड में
सबसे सुंदर युवक के रूप में उन्हें बताए थे। कौन? W.B. यीट्स। W.B. यीट्स जो है, W.B. यीट्स ये रूपर्ट ब्रूक को इंग्लैंड का सबसे सुंदर युवक के रूप में इन्हें बताए थे, व्याख्या किए थे, वर्णन किए थे इनके बारे में। ठीक है, आप यहाँ पर ध्यान देंगे, आपसे क्वेश्चन यहाँ पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव में कि द हैंडसमेस्ट यंग मैन इन इंग्लैंड किसने कहा था रूपर्ट ब्रूक को? द हैंडसमेस्ट, वैसे हैंडसम का जो सुपरलेटिव डिग्री होता है द मोस्ट हैंडसम होता है, हैंडसम, मोर हैंडसम, द मोस्ट हैंडसम। ठीक है, लेकिन कवि जो है वह हैंडसमेस्ट इस्तेमाल किए सुपरलेटिव डिग्री इसका, है ना। हैंडसमेस्ट मतलब सबसे सुंदर, यंग मैन मतलब होता है युवक, है ना। तो W.B. यीट्स ये भी कवि हैं, जो प्रसिद्ध कवि है, काफ़ी फेमस ये कवि हैं। ये W.B. यीट्स जो है, ये जो रूपर्ट ब्रूक हैं, इन्हें कहें कि इंग्लैंड के सबसे सुंदर युवक के रूप में इन्हें व्याख्या किए हैं, इन्हें बताएं हैं। ठीक है, आगे देखिए, आगे कह रहे हैं क्या कि ही एज्यूम्ड अ सिंबॉलिक रोल, है ना। उन्होंने ग्रहण की एक प्रतीकात्मक भूमिका। प्रतीकात्मक भूमिका का मतलब क्या कि प्रतीकात्मक मतलब प्रतीक, सिंबल, सिंबल से ही सिंबॉलिक बना है ना। प्रतीक, प्रतीक और उससे संबंधित जो भी हो उसे सिंबॉलिक कहते हैं, है ना। कहता है कि दैट, जो इवेंचुअली, अंततः या अंत में, कहता है टर्न इनटू द मीथ ऑफ अ यंग एंड ब्यूटीफुल फॉलन वॉरियर। वॉरियर जो यहाँ पर देख रहे हैं आप, है ना, वॉरियर का मतलब होता है योद्धा। क्या होता है? योद्धा। कहता है ही एज्यूम्ड, उन्होंने ग्रहण की, है ना, कार्यभार संभाली। कहता है कि अ सिंबॉलिक रोल, है ना, एक प्रतीकात्मक भूमिका। कहता दैट, जो इवेंचुअली, अंत में, टर्न इनटू द मीथ, मीथ मतलब होता है मिथक या कल्पित कथा। मिथक मतलब क्या होता है? कल्पित कथा कहिए या मिथक कहिए, है ना। मिथ मतलब मिथक भी होता है ना, उसे कल्पित कथा भी कहते हैं। कहता ऑफ अ यंग एंड ब्यूटीफुल फॉरेन वॉरियर, है ना। कहता है कि दैट, जो अंत में, टर्न इनटू द मीथ ऑफ अ यंग एंड अ ब्यूटीफुल फॉरेन वॉरियर, एक युवा और सुंदर पतित योद्धा के मिथक में बदल गई। ये हुआ इसका मतलब। ठीक है, फिर आगे देखिए, आगे कह रहा है कि ही डाइड ऑफ सेप्टिसिमिया। ही डाइड ऑफ सेप्टिसिमिया ऑन अप्रैल 23, 1915। जो अंडरलाइन कर रहे हैं इसको ध्यान देंगे आप। ही डाइड ऑफ सेप्टिसिमिया, उनकी मृत्यु जो है सेप्टिसिमिया से हुई। सेप्टिसिमिया, इनको जो है एक कीड़ा काट लिए थे, जिसमें से क्या कहते हैं कि पूरे शरीर में जहर फैल गए थे। एक ब्लड पॉइजनिंग भी कहेंगे सेप्टिसिमिया। सेप्टिसिमिया ब्लड पॉइजनिंग, है ना, पूरा क्या कहते हैं जहर फैल गया था इनमें, है ना। बहुत ही खतरनाक ये होता है ना। तो सेप्टिसिमिया को शॉर्ट में सेप्सिस भी कह सकते हैं आप। क्या? सेप्सिस। तो रूपर्ट ब्रूक के जो मृत्यु हुआ था किससे हुआ था? सेप्टिसिमिया से याद रखेंगे, है ना। कीड़ा काट लिया था जिसमें पूरा ब्लड इन्फेक्शन हो गया था, पूरे ब्लड में, शरीर में पूरा जहर फैल गया था, जिसके कारण इनकी मृत्यु हो गई। सेप्टिसिमिया मतलब ये हुआ, है ना। सेप्टिसिमिया या आप कहिए सेप्सिस। ठीक है, ही डाइड ऑफ सेप्टिसिमिया, उनकी मृत्यु सेप्टिसिमिया से हुई। यानी रूपर्ट ब्रूक की मृत्यु किससे हुई थी? कौन बीमार से? सेप्टिसिमिया से, है ना, या सेप्सिस भी कह सकते हैं शॉर्ट में। ठीक है, कब? कहता 23 अप्रैल 1915 को। कहता ऑफ द आइलैंड ऑफ लेमनस इन द एजियन ऑन हिज वे। देख लीजिए एक बार, फिर से ऑर्डर कर देते हैं हम। कहता है क्या कि ऑफ द आइलैंड ऑफ लेमनस, लेमनस द्वीप से दूर। आइलैंड क्या है? द्वीप। आइलैंड मीन्स क्या होता है? द्वीप। लेमनस द्वीप से दूर। तो आप कह सर ये आइलैंड जो कहते किसको? आइलैंड, द्वीप किसको कहते हैं? कहता है कि समुद्र। देख, कहता है कि इन द एजियन, समुद्र में। तो एजियन सी जो है, एजियन एक समुद्र है। समुद्र चारों साइड से पानी, चारों साइड से पानी हो, और बीच में जो जमीन हो, बीच में जो जगह हो, जमीन हो, घर द्वार हो, है कि नहीं है, खाली प्लेस हो, जमीन हो, और चारों साइड उनका पानी हो, उन्हें कहा जाता है, टापू कहा है तो उसे द्वीप कहा जाता है ना। तो वही कह रहा है यहाँ पर क्या कि ऑफ द आइलैंड ऑफ लेमनस, लेमनस द्वीप से दूर। कहता इन द एजियन, कहाँ? एजियन में, यानी सब एजियन सी है समुद्र में। कहता ऑन हिज वे टू अ बैटल एट गावीपोली, और युद्ध जो हो रहे थे कहाँ हो रहे थे? वो गावीपोली में ही हो रहे थे। कहाँ? गावीपोली में। वही कह रहा है क्या? गावीपोली की लड़ाई के लिए, गावीपोली की लड़ाई के लिए जाने के रास्ते में, है ना, 23 अप्रैल
1915 को सेप्टिसेमिया से रूपर्ट ब्रूक की मृत्यु हो गई। ठीक है, याद रखेंगे यहाँ तक। कहा था ब्रूक इज रिमेम्बर्ड एज अ वार पोएट। याद रखें इसको, वार पोएट को। ब्रूक को याद किया जाता है, ब्रूक इज रिमेम्बर्ड का मतलब ब्रूक को याद किया जाता है एज अ वार पोएट, एक वार पोएट के रूप में। ठीक है, तो याद रखेंगे इसको, वार पोएट के रूप में किसे जाना जाता है, बोलेंगे रूपर्ट ब्रूक को, है ना। कहता है कि हु इंस्पायर्ड पेट्रोटिज्म, जो प्रेरित किए हैं, है ना, इंस्पायर्ड किए हैं किसको, देशभक्ति को। कहता है कि इन द अर्ली फेज ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वार, प्रथम विश्व युद्ध के शुरुआती चरण में, शुरुआती फेज में, है ना, उन्होंने देशभक्ति का प्रचार किया। याद रखेंगे फर्स्ट वर्ल्ड वार के दौरान जो है कवि जो है वो किसका प्रचार किए थे, किसको इंस्पायर्ड किए थे, बोलेंगे पेट्रोटिज्म को, देशभक्ति को। कह रहा क्या कि हिज रिपुटेशन, है ना, उनकी प्रतिष्ठा, है ना, उनकी प्रतिष्ठा कहता चीफली, मुख्य रूप से, कहता रेस्ट्स ऑन 5 वार सोनेट्स, है ना, 5 युद्ध गीतों पर टिकी हुई है। उनकी प्रतिष्ठा खास करके 5 वार सोनेट लिखे। रूपर्ट ब्रूक जो है कितने वार सोनेट लिखे हैं, 5। याद रखेंगे 5 वार सोनेट पर इनकी प्रतिष्ठा जो है, इनकी मान मर्यादा जो है ना, वह टिकी हुई है। कहता है कि ऑफ विच, जिनमें से द सोल्जर, 5 वार पोएट में से, 5 वार सोनेट में से, है ना, इन्होंने, इनमें से, कहता है कि ऑफ विच, इनमें से, जिनमें से द सोल्जर इज अनडाउटेडली, है ना, द बेस्ट। कहता है क्या कि 5 वार सोनेट जो लिखे उनमें से द सोल्जर जो है ना वह निसंदेह है, अनडाउटेडली मीन्स क्या होता है, निसंदेह, है ना, निसंदेह सबसे अच्छी, द बेस्ट सबसे अच्छी, एंड द मोस्ट एंथोलॉजिज्ड, है ना। कहता है कि और सबसे अधिक संकलित हैं, मतलब सबसे बेहतर ढंग से वो लिखे गए हैं उनको, है ना, फ्रेम किए गए हैं उनको, है ना। तो अब जो है इसके बाद कुछ पॉइंट को आप ध्यान रखें, हम जो बोल रहे हैं और ध्यान से सुने, वीडियो को ना भगाएं प्लीज। देखिए द सोल्जर पोएम है, आपसे पूछा जाएगा द सोल्जर जो है वह कैसा पोएम है, किस टाइप का पोएम है, बोलेंगे ये एक वार पोएम है। क्या बोलेंगे, वार पोएम है ना, या पेट्रोटिक पोएम। 2 चीज़ याद रखेंगे आप, वार पोएम और पेट्रोटिक पोएम। वार पोएम मतलब युद्ध वाली कविता, क्योंकि कवि जो है ना रूपर्ट ब्रूक जी, वह खुद सैनिक रहते, सोल्जर रहते हैं। आप ये सोचेंगे कि कुछ दूसरे सोल्जर के बारे में बात रही है, सोल्जर तो हो रहे कि रूपर्ट ब्रूक जी वो खुद सैनिक होते हैं, खुद सोल्जर होते हैं, है ना। क्योंकि जब प्रथम विश्व युद्ध होना शुरू होता है, फर्स्ट वर्ल्ड वार, तो इंग्लैंड भी पार्टिसिपेट लेते हैं। इंग्लैंड जो देश है ये भी जो है प्रथम विश्व युद्ध में भाग लेते हैं, और इंग्लैंड के तरफ से ही क्या कहते हैं रूपर्ट ब्रूक जी जो है, ये भी सैनिक होते हैं, सोल्जर होते हैं, ये भी उनमें शामिल होना चाहते हैं। ठीक है, तो द सोल्जर, ये भी तो युद्ध के दौरान ही द सोल्जर जो है कविता जो है, पोएम जो है, फर्स्ट वर्ल्ड वार के दौरान ही इनको लिखा गया था। तो आपसे पूछा जाएगा द सोल्जर जो है वो किस टाइप का पोएम है, तो आप बोलेंगे वार पोएम है, या आप पेट्रोटिक पोएम कह सकते हैं। वार पोएम या पेट्रोटिक पोएम, पेट्रोटिक मतलब होता है देशभक्ति कविता है, द सोल्जर जो है वो कैसा कविता है, देशभक्ति, यानी पेट्रोटिक पोएम है, या आप कह सकते हैं वार पोएम है। 2 चीज़ को आप याद रखेंगे, है ना। चलिए उसके बाद देखिए, कह रहा है कि और इस कविता में, यह कविता जो है ना द सोल्जर जो है वह देशभक्ति भाव को क्या करते हैं, वह एक्सप्रेस करते हैं, यानी कि एक सैनिक के देशभक्ति भाव को क्या करते हैं, वह दिखाते हैं। ये कविता में खासकर क्या होता है कि एक सैनिक के देशभक्ति भाव को जो है, पेट्रोटिक फीलिंग्स को क्या करते हैं, वह दिखाते हैं, है ना। आइए आप देखते हैं क्या रूपर्ट ब्रूक में थोड़ा सा देख लेते हैं, फिर एक्स्ट्रा चीज़ हम लोग। रूपर्ट ब्रूक जो है इनका जन्म इंग्लैंड में हुआ था, इसलिए इसको इंग्लिश पोएट भी कह सकते हैं। हाँ, क्या कह सकते हैं, इंग्लिश पोएट, या आप ब्रिटिश पोएट भी कह सकते हैं, वार पोएट भी कह सकते हैं। याद रखेंगे इंग्लैंड में जन्म हुआ था इसलिए इंग्लिश पोएट। आप कहिएगा सर कि ब्रिटिश पोएट सर क्यों कह सकते हैं इनको, तो क्योंकि इंग्लैंड का ही पुराना नाम ब्रिटेन है, इसलिए ब्रिटिश पोएट इसको कह सकते हैं। इंग्लिश से रूपर्ट ब्रूक को आप इंग्लिश पोएट बोलिए, या आप इसको कहिए ब्रिटिश पोएट आप बोलिए, या तो इसको आप कह सकते हैं वार पोएट। वार पोएट है कि नहीं है, क्योंकि भाई ये सैनिक भी थे ना, ये युद्ध में तो पार्टिसिपेट ले, क्योंकि इंग्लैंड जब लिया था तो ये भी उनके और इंग्लैंड के ही तरफ से थे ये, है ना। तो इनको आप वार पोएट भी कह सकते हैं, इनको इंग्लिश पोएट, ब्रिटिश पोएट
और जान ही ब्रिटिश पोएट क्यों कह सकते हैं, ठीक है। और वार पोएट है ना, युद्ध कवि है ना। उसका 10 सोल्जर, सैनिक तो थे ही, सैनिक तो थे ही है। उसके बाद जो है खास करके 10 सोल्जर जो है, 10 सोल्जर जो है, ये आप जो कविता देख रही है ना, ये कविता जो आपका देख रही है, ये 14 लाइन की कविता है। कितने लाइन कविता है? 14 लाइन की कविता है ये। और 14 लाइन के कविता को सोनेट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? याद रखें, ध्यान दें, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वीडियो को न भगाएं, पूरे कंप्लीट सुनने की कोशिश करें, ठीक है। 14 लाइन की कविता को सोनेट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सोनेट। कोई पूछेगा सोनेट जो है क्या होता है, बोलेंगे 14 लाइन की कविता को। तो द सोल्जर जो है ना, वो 14 लाइन की कविता है ना, इसलिए इसको हम लोग सोनेट कहेंगे, है ना। तो 14 लाइन की कविता को सोनेट कहेंगे। और 14 लाइन जो है ना फिर 2 भाग में बढ़ जाता है, 8 और 6। 8 6 14 होता है ना। 8 पहला आपका जो लिखा हुआ रहेगा आपका 8 लाइन रहेगा, फिर उसका फिर 6 लाइन होगा आपका। तो 8 लाइन जो होगा ना वह आपका कहलाता है ऑक्टेव कहलाता है, OCTAVE, ऑक्टेव। पहला 8 लाइन को ऑक्टेव बोलेंगे और उसके बाद 6 लाइन को हम लोग सेस्टेट कहेंगे। ऑक्टेव और सेस्टेट, ऑक्टेव होता है 8 लाइन और सेस्टेट होता है 6 लाइन। याद रखेंगे, सोनेट जो है कितने लाइन की कविता कहेंगे? 14 लाइन की कविता को सोनेट बोलेंगे। फिर 14 लाइन कितने भाग में डिवाइड होता है? 2 भाग में, एक 8 और 6। 8 लाइन रहेगा एक पैराग्राफ, और फिर नेक्स्ट पैराग्राफ होगा आपका 6 लाइन का होगा, ठीक है। तो 8 जो लाइन होगा उसको हम लोग ऑक्टेव कहेंगे। क्या कहेंगे? ऑक्टेव। और 6 लाइन को सेस्टेट कहेंगे। याद रखेंगे, एग्जाम में पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव में, है ना। कितने लाइन को हम लोग ऑक्टेव कहेंगे? 8 लाइन की कविता, 8 लाइन जो होगा उसको हम लोग ऑक्टेव बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम लोग? ऑक्टेव। और 6 लाइन का जो रहेगा उसको क्या बोलते हैं हम लोग? सेस्टेट बोलते हैं, ठीक है। और अगर आपको ये अच्छा लगे तो आप लाइक करें, और जो बच्चे अभी तक इस चैनल, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वह चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि मैं जो भी वीडियो डालूं आपके पास उसका नोटिफिकेशन फ़ौरन पहुंच जाएगा। और हमारा जो है, जो हमसे कांटेक्ट करना चाहेंगे, वो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8294567804। फिर से एक बार ध्यान दें, 8294567804। थैंक्स फॉर वॉचिंग।